नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। बता दें कि सरकार के कामकाज को लेकर अलग राजनीतिक विषयों को लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम भूपेश के अचानक दिल्ली जाने की खबर के बाद सियासत भी गर्मा गई है। राज्य में सरकार के परिवर्तन को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में विकास कार्य कम और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए हैं। राज्य भी दिल्ली से चल रहा है और संगठन भी दिल्ली से ही संचालित हो रहा है। कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति बरकरार है। तो मुलाकात पर सियासत जो है वो यहां पर नजर आ रही है और अंतर्कलह की स्थिति की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में सत्ता से लेकर संगठन तक असंतोष व्याप्त है। जब भी कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली दौड़ना पड़ता है। सत्ता भी वही देख रहे हैं, संगठन भी वही देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं मोहन मरकाम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कोई सुनवाई दिल्ली में नहीं होती। और आप देखें तो माननीय चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष से पद छोड़कर राज्यसभा में जाना चाहते हैं। जयसिंह अग्रवाल जी कहते हैं कि कोरबा की जो कलेक्टर है वो अपने रुचि और अपने मन से काम करती है, वो जनता के हित में काम नहीं करती। अभी राज्य युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह कहते हैं कि बस्तर के कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है और काम ठीक नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह में उलझी हुई है। और जो दो बार मुख्यमंत्री बनने की बात थी, दूसरा मुख्यमंत्री की बात है, उसकी भी सुगबुगाहट तेज है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास ठप्प है और भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में सामने दिखाई दे रहा है। कल जाना था, कल की बैठक कैंसिल हुई तो आज जा रहा हूं। और वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है और उसने सूचना दी 10 जनपद में बैठक है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्या है। तो दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जा रही है और साथ ही विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये आरोप पहली मर्तबा नहीं लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात है कि जब भी यहां से मंत्री हो या फिर विधायक जब भी दिल्ली जाते हैं, कांग्रेस में सुगबुगाहट होती है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन क्या वाकई इस मुलाकात के कुछ और मायने हैं या फिर राज्य को आगे बढ़ाने और विकास पर ले जाने के लिए यह बैठक की गई, समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दोनों का। और साथ ही डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा सवाल ठाकुर जी आपसे कि जब जब दिल्ली की दौड़ होती है, सियासत उससे ज्यादा तेज दौड़ने लगती है। भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जो भी सरकार में हो रहा है वो दिल्ली से फैसले होते हैं। क्या है नाजनी जी, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी में इनको बोलते हैं ठलहा होना। और जो व्यक्ति ठलहा यानी खाली जो होता है ना, उनके दिमाग में कुछ भी चलते रहता है। अभी खैरागढ़ के उपचुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की कितनी बखत है समझ में आ चुका है। जब इनके केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के नेताओं को छोड़कर अपने प्रदेश के बाहर से नेता यहाँ भेजे चुनाव लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको ये समझना चाहिए कि उनकी कितनी बखत है। रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल्ली दौरे की, तो कांग्रेस संगठन का मसला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। हमेशा दिल्ली जाते रहते, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन पीड़ा इनको इस बात की है कि भाजपा के नेताओं को दिल्ली कभी नहीं बुलाया जाता उनके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। इसलिए इस प्रकार से बातें करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी संदेश देते कि भाई देखिए, कांग्रेस नेताओं के पूछ परख है, हमारी तो ना तो यहाँ पूछ परख है ना वहां पूछ परख है। ये मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इनके मामले।
ठीक है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनके संगठन में कमी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बार बार डी पुरंदेश्वरी जो हैं वो राज्य ही पहुंच जाती हैं, छत्तीसगढ़ ही दौरे करती हैं, बस्तर के दौरे करती हैं, मीटिंग्स होती है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपको जाने की जरूरत है, लेकिन उनका संगठन खुद चल के आता है, बात करने के लिए आता है, समन्वय बनाने के लिए आता है? ठाकुर डी जी, पुरंदेश्वरी जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इनका भेजे गए एक प्रभारी है। और डी पुरंदेश्वरी जब भी बस्तर के दौरे में जाती है, प्रदेश के किसी और क्षेत्र में दौरे में जाती है, वो यहाँ के स्थानीय नेताओं से परहेज करती है। जो 15 साल तक के मठाधीश नेता थे श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, वो क्यों उनके साथ में नहीं जाते दौरा में? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं जाते दौरा में? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है गौरी शंकर अग्रवाल जी, उनको क्यों लेकर नहीं जाते दौरा में? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बहुत बड़े नेता है, उनको क्यों लेकर नहीं जाते? तो सब चीज तो समझ में आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, ना तो उनको यहां पूछा जाता है, ना तो उनको दिल्ली में पूछा जाता है। ठीक है, दौरों का दौर है और इस पर गर्माती सियासत है। डॉक्टर चंद्राकर, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं, इस पर भी सियासत गरमा रही है। इसे लेकर भी भूपेश बघेल निशाना साध रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जहां जिस तरह के फंड की जरूरत है वो दिया नहीं जा रहा केंद्र की ओर से, सिर्फ दौरे जो हैं वो दिखावे के हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दिल्ली दौड़ होती है सीएम भूपेश की, तो फिर एक और दौरे पर सियासत गरमाती है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस में अंतरकलह है। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये दौरों पर सियासत नहीं है, बस दौरे करने वाले बदल जाते? बिल्कुल नाजनीन जी, जिस तरह से सीएम साहब का जो बाइट चला उसके अनुसार कि वो कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए जा रहे हैं और गए भी हैं। कल कांग्रेस में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी या फिर रंजीत सुरजेवाला जी कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिले, इवन दिग्विजय सिंह जी, आज अभी एक साथ संयुक्त रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और छत्तीसगढ़ के सीएम दोनों कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये इनका कांग्रेस का संगठन के ऊपर ये या प्रशांत किशोर के आने के बाद अगर वो कोई फार्मूला दिए होंगे, कोई रणनीति बनाए होंगे, तो उसके ऊपर वैचारिक मंथन का हो सकता है। और जहां तक अब इसमें यह भी हो सकता है 23 का चुनाव और 24 का चुनाव, 23 का चुनाव मात्र 17 माह बाकी है और 24 का चुनाव 24 महीने का। तो इसमें कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संवाद करती है, चाहे संगठन के नेताओं से या फिर जो सिटिंग सीएम है उनसे। तो ये कांग्रेस के लिए एक रणनीति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक ये जो विवाद की बात है, केंद्रीय मंत्रियों का यहां दौरा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कोई भी केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनका लाभ ही स्टेट को मिलता है और लेने हम हमारे यहाँ से या फिर जिन जिन प्रदेशों में जाते हैं वहां के सत्ताधीश उनसे कितना रिलीज करवा सकते हैं फंड, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जेन्युइन बातों को अगर रखा जाए और केंद्रीय मंत्री कन्विंस हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल तो ठीक कहा आपने कि 2023 और 24 बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है। आपको याद ही होगा कि अभी 10 जनपद पर भी बैठक हुई थी, अचानक बुलाया गया था प्रशांत किशोर को, बैठक बुलाई गई थी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे, कमलनाथ ने भी मुलाकात की है। तो मुलाकातों का ये सिलसिला, ये माना जाए कि विधानसभा के चुनावों में मिली हार, उत्तर प्रदेश का परिणाम, एक बहुत बड़ा मंथन करने का ये समय है कांग्रेस के लिए। अगर वो चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, अगर कांग्रेस चाहती है अच्छा परफॉर्म करना तो तैयारी अभी से करनी होगी और शायद ये उसी तैयारी का एक नमूना है। अब बिल्कुल सही, क्योंकि 17 महीना बहुत कम समय रह गया है और निश्चित रूप से संगठन के लेवल पर या फिर अपनी सरकार की नीतियों के ऊपर या फिर और कोई नई योजनाओं के ऊपर कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ जब बैठक कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी के लिए अगर अपने प्रेसिडेंट के साथ बैठक करते हैं तो वो पार्टी यही मान करके चलती कि ये बैठक फ्रूटफुल ही होगी और उस पार्टी की एक रणनीति बनेगी, एक कार्य योजना होगी और भविष्य में वो सत्ता प्राप्ति करने के लिए प्रयास ही करेंगे।
चलिए धनंजय जी, अगर हम आरोपों से इतर बात करें, क्या लगता है कांग्रेस ने कितना इस मामले से सीखा कि जब जब हार होती है, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव में जीत को लेकर बहुत ज्यादा आप एक राज्य में उत्साहित हो सकते हैं, सरकार में भी आप हैं, जाहिर है कि ये चुनाव आपको जीतना ही था, क्योंकि अगर नहीं जीतते तो आपके कामकाज को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते। आपने अपने घोषणा पत्र पर काम किया है, बार बार आप ये बात जनता के बीच ले जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2023 में वापसी हो प्रदेश में और 24 अगर कांग्रेस का टारगेट है, तो क्या कुछ आपने उसके लिए बिंदु सेट किए? कैसा रोड मैप कांग्रेस बनाएगी ताकि आप 2024 भी फतेह कर पाए? देख रहे हैं नाजनी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश की जनता की सेवा के लिए काम करती है। जब सत्ता में रहते हैं तो भी हम देश की जनता की सेवा काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के नाम हमेशा विश्व में ऊंचा रखने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और जिस प्रकार से आपने कहा 2023 के चुनाव के, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए जो सरकार काम करेगी, जैसे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी यहाँ काम कर रहे हैं, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज्यादा धान की कीमत मिल रहा है और वो देश के कोई प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल लाभ योजना का लाभ मिल रहा है 50 लाख उपभोक्ताओं को। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग को कानाधिकार मिल रहा है। 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी कोई कर रही तो राज्य सरकार हमारी कर रही है। युवाओं के रोजगार की बात कर लो, मैं 14,580 शिक्षकों के पद में सीधी भर्ती हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और हमने कभी सत्ता का अहंकार नहीं किया। जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार सत्ता का अहंकार करती है, निश्चित तौर पर देश की जनता ने उनको 303 सीट दिया हुआ है और 303 सीट देने के जनता के बहुत सारे उम्मीद थे, जिन उम्मीदों को तोड़ने का काम केंद्र में बैठी सरकार ने किए। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया गया था। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस शासन काल में जो 410 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, कांग्रेस शासन काल में जो सब्सिडी मिलता था, वो सब्सिडी तो खत्म हो गया है। 410 रुपए के सिलेंडर को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता 1050 में खरीदने में मजबूर है। पेट्रोल डीजल, एक दौर था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत $144 प्रति बैरल था, आज सबसे कम स्तर पर है। उसके बाद भी मोदी टैक्स के चलते देश की जनता पेट्रोल डीजल के महंगे दामों से परेशान है। जूता चप्पल में कभी टैक्स नहीं लिया जाता था, बच्चों के पुस्तक कापी पर टैक्स नहीं लिया जाता था, पेन पेंसिल पर टैक्स नहीं लिया जाता था। आज हालात यह है कि अगर मुझे ऐसा लगता है वो दिन दूर भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आपके हमारे बात करने पर, हंसने बोलने पर भी टैक्स लगा दे। ये हालात करके रखे हुए देश में कि आपने बात किया, आपकी बातों से साफ हो गया कि आपके रोड मैप में एक बार फिर से महंगाई, बेरोजगारी और आपकी सरकार के जो छत्तीसगढ़ में बेहतर काम है जिन्हें आप गिना रहे हैं, आप इनके सहारे 23 की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें मैदान में लेकर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर चंद्राकर, एक और विषय है जो लगातार कांग्रेस के सत्ता में काबिज होने के बाद से बार बार सामने आता रहा, चाहे वो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हो जो सियासत में बहुत घूमा। फॉर्मूला क्या है किसी को नहीं पता, कांग्रेस इंकार करती है, बीजेपी लगातार वार करती है और जनता भी नहीं समझ पाती है। जब अलग अलग बयान आते हैं मंत्रियों के, चाहे वो भूपेश बघेल कुछ बोलें या फिर टीएस सिंहदेव कुछ बोलें, ऐसे में कश्मकश की स्थिति भी जनता के सामने बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती है और अभी भी इस दौरे को लेकर राज्य में परिवर्तन से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ऐसे समय में ऐसी कोई बात कांग्रेस में हो सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है नाजनीन जी आपका, जिसके कारण यह जो मुद्दा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 साल के फार्मूला के ऊपर यह काफी बर्निंग रहा जी। लेकिन इसका जवाब दिया जा चुका है जब बहुत सारे विधायक दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के जब भूपेश बघेल जी को सीएम पद से नहीं हटाया गया और विधायक लोग मुखर होकर के वहां जिस तरह से बात किए, तो इसका तो पटाक्षेप हो गया है। दूसरी बात है, अब 17 महीना बाकी है और 17 महीना में पंजाब में जो गलती किए थे शायद छत्तीसगढ़ में वह गलती नहीं दोहराई जाएगी और भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब गलतियों से सबक लेने की और मंथन करने की कांग्रेस को बहुत जरूरत है और ऐसा ही कांग्रेस कर रही है। तो धनंजय जी, क्या लगता है सिर्फ ध्यान बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद ये फॉर्मूले की बात बार बार कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वनवासी संगठनों का काम ही वही है। अभी आप देख रहे हैं जब 1050 में जनता गैस के सिलेंडर लेने मजबूर है और जब महंगाई से कहरा रही है, जिसके पास रोजगार भी नहीं है, तब यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उससे जुड़े लोग क्या बोलते हैं, 1050 में गैस लेना राष्ट्रवाद है। तो जो लोगों के पास ऐसी जो सोच है वो अफवाह फैलाने में क्या टाइम लगाते होंगे। ये तो उस जगह भी बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि और जहां ना पहुंचे कवि। उसके बाद मैं बोलता हूँ रवि और कवि भी जहां पहुंच सकते हैं वहां संघीय उनके अनुवांशिक संगठन पहुंच के अफवाह फैला देते हैं। और मैं सच्चाई बताना चाहूंगा आपको
कि अभी मैं एक टीवी के एक चैनल का फुटेज देख रहा था मैं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के संसद दल की बैठक हुई, बड़ी जोर शोर से खबर चली एक फुटेज उसमें कि एक नेता और श्री मोदी जी के बीच बहस हो गया। मोदी जी ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए बैठक से, तो वो इतने दमदार नेता हैं, उन्होंने कह दिया मुझे आप बाहर नहीं निकाल सकते, मेरे पास 250 सांसदों का बहुमत है, तो मुझे आप चैलेंज मत करिए। और उसमें ये भी कहा गया कि वो नेता महाराष्ट्र से है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें तो गड़बड़ झाला तो वहां चल रही है, और हमारी सरकार यहाँ पे स्पष्ट तौर पर काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है अफवाह फैलाना, और अफवाह फैला राजनीति कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा देर से सही, लेकिन संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। और संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने बात सुनी धनंजय जी की, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन पर काम करने की बजाय, इन पर बात करने की बजाय, सरकार से मांग करने की बजाय, केंद्र सरकार से बात करने की बजाय आप अफवाह फैला रहे हैं कि राज्य में सरकार परिवर्तन हो सकता है। जबकि अगर सीएम भूपेश बघेल जाते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, तो ये माना जा रहा है कि आगामी चुनावों की रूपरेखा वो तैयार कर रहे हो। बंद करो उसको, बंद करो। नहीं, क्यों नहीं जाए ना, कौन मना किया भाई? भूपेश बघेल जी को कौन मना किया? वो दौरे ही तो करते रहते हैं, प्रदेश में कहाँ रहते हैं वो? कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं चुनाव लड़ाने, कभी उत्तराखंड चल देते हैं, कभी असम, कभी बिहार, कभी सोनिया गांधी के दरबार में चले जाते हैं। उसमें क्या आपत्ति है? हमें कहीं आपत्ति नहीं है। राज्य परिवर्तन का विषय हमने कहीं उठाया नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर खाने से खबर आ रही है। अब टीएस बाबा लगे नहीं, खुला बोल रहे हैं वो, तो हम क्या करें इसके लिए? हमारी क्या जवाबदारी इसमें? तो अपने घर को जो संभाल नहीं सकता वो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश के अंदर में है, कांग्रेस को अपने घर को रिपेयर करने की जरूरत है। संधारण बोलते हैं ना, संधारण करने की आवश्यकता है। अभी छोड़िए बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, बीजेपी अपनी स्थिति पे खड़ी है, दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि अपने घर को ठीक करें। आपके भले आप इतने बड़े बहुमत है, इतने बड़े बहुमत के बाद आपकी स्थिति इतनी कमजोर क्यों हो रही कि भाई आपको बार बार दिल्ली दरबार जाना पड़ता है? आपको याद होगा धनंजय जी को, मेरे मित्र हैं, 2.5 साल का जब कार्यकाल हुआ तो पूरी सरकार चली गई थी दरबार में। झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, पूरे विधायक चले गए, पूरे निगम मंडल के। क्यों गए थे भाई? गए थे ना कि सरकार बचाने के लिए, कि सरकार बच जाए, कहीं ऐसा निर्णय ना हो जाए कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़े। तो जो चीज आंखों के सामने उसको क्यों नकारते हैं आप? अपने घर को ठीक करिए। चर्चाएं तो होती रहेंगी राजनीति में, है ना? ठीक है, चर्चा है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, आप राज्य में विकास कार्य में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। तो इन आरोपों के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि आप जनता के पास पहुंच पाएंगे? क्योंकि खैरागढ़ के परिणाम कुछ और कहते हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को और काम करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि खैरागढ़ का जो परिणाम है, खैरागढ़ का परिणाम ये प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि हम कितनी कमजोर स्थिति में, कांग्रेस कितनी कमजोर स्थिति में खड़ी है। एक चुनाव जीतने के लिए इनको इतना मजबूर हो जाना पड़ता है कि उस विधानसभा क्षेत्र को जिला घोषित करना पड़ता है। इनके तमाम जो 3-3.5 साल के जो कार्यकाल की एक उपलब्धि को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, उनको नए जिले की सौगात देनी पड़ी। ये स्थिति पर कांग्रेस खड़ी है। इसलिए पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है। 90% से ज्यादा क्षेत्रों में 90% से ज्यादा जो परिणाम ऐसे आते हैं जिनकी सरकार रहती है, उन्हीं के पक्ष में उपचुनाव जाते हैं। और यही काम हुआ खैरागढ़ में। खैरागढ़ में तो सरकार पर्दा या चिलमन है, उस पर नजर और प्रकाश जो है वो धनंजय जी डालेंगे। धनंजय जी, क्या है पर्दे के पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में छत्तीसगढ़ में वैचारिक रूप से विकलांगता की ओर आगे बढ़ रही है। ये चुनाव में जाते हैं, इनके पास खैरागढ़ की जनता को ये बताने के हालात नहीं है कि उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पास खैरागढ़ को लेकर क्या विजन है। ये कहना छोटा सा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव छोटा सा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खैरागढ़ के 2,11,000 मतदाताओं के मतदान का कोई अहमियत नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकारी पार्टी है। हम तो एक एक मतदाता की भावनाओं को समझते हैं, एक एक मतदाता के जो समस्याएं उसकी भी हम बात करते हैं। हमने घोषणा पत्र जारी किया ना, हमारे पास विजन था खैरागढ़ को लेकर, पर आप आज तक नहीं बता पाए कि आप खैरागढ़ के लिए क्या कहना चाहते थे। 15 साल थे तब भी कुछ नहीं कर पाए। ये कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो संजय श्रीवास्तव जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बारे में सोचने के बजाय आप भारतीय जनता पार्टी सोचने में समय व्यतीत करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व आपसे खुश होगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हालात है, ना तो उनको छत्तीसगढ़ में जो प्रभारी आते हैं वो पूछती है, ना तो केंद्र में उनको बुलाया जाता है। आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार से आप लगातार झूठ बोलते रहिए, लगातार किसानों के जो धान की 2500 दे रहा है उससे विरोध करते रहिए, जो छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिल रहा है उसका विरोध करते रहिए। निश्चित तौर पर 2023 में भी आप विपक्ष में बैठेंगे और तो और 2024 में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, जिस प्रकार से 303 सांसद देने के बाद देश गर्द में गई है ना, जनता समझ चुकी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में
कम से कम देखा जाए तो पूरी कोशिश है सभी की कि अच्छा परफॉर्म कर सके। आरोप प्रत्यारोप होना सियासत में नया नहीं है। संजय जी भी अपनी बात कह रहे हैं, हालांकि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ को जीतने के लिए अपने स्तर पर पूरा जोर लगाया। केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि हल्के में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लिया हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मोड है या उसके काम करने का जो तरीका है कैडर बेस्ड पार्टी का, हमने देखा है कि वो लगातार काम करते रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है वैसी हालत नहीं है, लेकिन संगठन पर काम करने की जरूरत है अभी भारतीय जनता पार्टी को? ये तो निरंतर प्रक्रिया है नाजनीन जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, संगठन के ऊपर ये लगातार काम करते रहते हैं। और संगठन के दृष्टिकोण से इनका टारगेट रहता है कि अपनी अपनी पार्टी में सदस्य संख्या में वृद्धि करें। अलग अलग उनके वैरायटी है, सक्रिय सदस्य से लेकर के सब कुछ। लेकिन ये सच है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों संगठन के दृष्टिकोण से काफी मजबूत हैं। तभी तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी भी तो यहाँ सत्ता में रहे जी, बिल्कुल। और इसके बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। तो अब जो भी इलेक्शन हुआ, खासतौर से असेंबली का इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन में जो पैटर्न रहा है उसमें काफी प्रतिस्पर्धा रही। लेकिन लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से मतदान व्यवहार को देखा जाएगा तो बीजेपी काफी 20 पोजीशन में है, प्लस पोजीशन। जी, क्या लगता है धनंजय जी, ये सोचने और विचार करने की जरूरत है कि आपको भी अपनी पोजीशन को, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? राज्य में ठीक है आप टक्कर दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति को लेकर जब दिल्ली में बैठक होती है तो क्या नया फॉर्मूला निकलता है? क्या इस चिंतन मंथन में निकलकर सामने आता है कि आपके बाकी कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस वैसा ही परफॉर्म कर सके, वापसी कर सके सत्ता में? क्या लगता है कुछ ऐसी तैयारी दिख रही है आपको? देखिए नाजनीन जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा के साथ जो जनता के लिए हम जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसानों के जो हालात खराब हैं, हम वहां चाहते थे किसानों को वहां धान कीमत इतना पैसा मिलना चाहिए। हम वहां के समस्याओं को लेकर, वहां के हम लड़कियों की बात की, जो महिलाएं सुरक्षित, वहां पर स्वाभाविक सी बात है हम अपने विजन पर काम करते हैं, हम एजेंडे पर काम करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। चुनाव में हार जीत के बहुत सारे समीकरण आकर काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का आप देखते हैं तो ये नीति के चुनाव तो कभी लड़े नहीं है। जिस प्रकार से वहां के हालात देखते हैं तो 165 सीट ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जहां 200 वोट से 400 वोट के बीच में उनकी जीत दर्ज हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव में हार जीत होती है, हम जो वहां के जनता को स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा की तरह हम जैसे जनता की बात करते हैं, आज भी हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और विपक्ष होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई भी लड़ती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो जनता से भी बात करते हैं? क्योंकि सिर्फ चुनावी समय में बात करने से बात नहीं बनेगी। शायद डॉक्टर चंद्राकर भी इत्तेफाक रखेंगे कि इसके आसपास भी कई घटनाएं घटती हैं जब ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो आए, बात करें, लोगों से मिलें। और जिस तरह से कांग्रेस सर्वे कराती है, आपके सर्वे में क्या निकल कर आता है वो परिणाम बताते हैं। तो आपको लग रहा है कि सर्वे पे भी और काम करने की जरूरत है? और साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश लेकर जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, यानी कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको किसी नए मॉडल पर भी काम करना होगा, एक नया मॉडल तैयार करना होगा। नाजनीन जी, 2014 से लेकर आज 2022 तक एक भारतीय जनता पार्टी का या अन्य विपक्षी दल के नेता का नाम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई खड़ा हुआ हो। पूरे देश में अगर कोई खड़ा होता है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जाकर लड़कियों की लड़ाई को लड़ने काम करती तो आदरणीय प्रियंका गांधी करती है। छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की बात करता तो आदरणीय भूपेश बघेल जी करते हैं। मुझे एक नेता का नाम बताइए ना 2014 से लेकर अभी तक, चाहे वो किसी भी दल का हो, कांग्रेस छोड़ के, जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है देश और सारी चीजों को देख रहा है कि कांग्रेस के लीडर ही जाके हमेशा जनता की लड़ाई लड़े हैं। और रही बात हार जीत की, मैंने कहा ना हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे नेता सच के साथ खड़े होते हैं, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। हम जो है किसानों की बात करते हैं, ये अडानी अंबानी की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, ये सरकारी कंपनी का निजीकरण की बात करते हैं, हम जनता को महंगाई से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं, ये महंगाई पर महंगाई लादने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ तो ऐसी बात करती है कि आपकी सारी सही बातें भी जनता की समझ में नहीं आ पा रही है। संजय जी, ऐसी कौन सी बात आप जनता से कर रहे हैं जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बावजूद भी जनता आपकी बात सुन पा रही है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका भी बात कर रहे हैं और कांग्रेस की जो बात, नेताओं की बात करें, वो जनता के हित की बात ही कर रहे हैं?
देखिए, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की स्थिति देश के अंदर में क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब कुछ वक्तव्य देते हैं तो 1 घंटे के बाद जब वो स्वयं उसको सुनते होंगे कि मैंने क्या कहा, तो स्वयं समझ नहीं पाते होंगे कि मैंने आखिर जनता के बीच में क्या कहा है। तो बहुत गंभीरता के साथ में जनता गांधी परिवार को लेती नहीं, ये सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अब रही मुद्दों की बात, देखिए महंगाई, बेरोजगार, गरीबी, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो देश की आजादी के बाद से लगातार सामने चलते रहे। बड़े बड़े नेता, इंदिरा जी रहती थी, हम गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम प्रकार के उन्होंने मुद्दे किए। देखिए समय के साथ ये समस्या है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन मुद्दों के साथ साथ देश में और भी जिस तरीके के मुद्दे हैं, और भी देश किस तरीके से आगे बढ़े, देश में उसके विकल्प क्या हैं। यदि आज नौकरी नहीं मिल पाती है, शासकीय नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती है, तो हमारा नवयुवक और ऑप्शन के रूप में क्या चीज करे, ये माननीय मोदी जी ने लेकर आया। एक युवक को किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, मुद्रा बैंक से लेकर तमाम प्रकार की, स्किल इंडिया से लेकर तमाम प्रकार की योजनाओं को लाए, इसलिए आज उन पर विश्वास है। ये वही राग अलाप रहे हैं जो 1947 में नेहरू जी राग अलापते थे, वही आज राहुल गांधी कर रहे हैं। समय घट रहा है, धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। देखिए, मेरे को तो संजय प्रवक्ता संजय सिंह की बातों का बड़ा हंसी आया। जब राहुल जी सच्चाई बोलते हैं तो मोदी जी के पूरे मंत्री और भाजपा के नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं। ये बात कर रहे थे महंगाई की, बेरोजगारी की, इनको तो महंगाई बेरोजगारी इसको लेना देना नहीं है। 1947 की बात कर रहे थे, जैसे 1947 के पहले जो आरएसएस के जो हालात थे, कुछ चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति होनी चाहिए, उसी नीति पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो ये 47 की बात ना करें, बेहतर ये होगा। दूसरी बात, देश को गर्त में डालने वाले लोग, निजीकरण करने वाले लोग, रोजगार को बेचने वाले लोग, इनके हालात है। देखिए ऐसा है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। निजीकरण कौन लाए मालूम है? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय रंगराजन समिति ने लाया था। ये आपकी देन है, इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ लो पलट के। केवल बोलना है 1993 सुनो, अरे हाँ, निजीकरण का व्याख्यान करेंगे, बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, इस पर कभी और बात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि इतिहास को खंगालने के साथ साथ भविष्य को लेकर सियासी दल किस तरह की रणनीति बनाते हैं। मुलाकातों पर सियासत गरमाती है या फिर सियासत में कांग्रेस कुछ नया कर पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।